21 पैरा स्पेशल फोर्स के मैवरिक ऑफिसर ब्रिगेडियर नीलेश भनोत जी। उस पत्थर पे जब गोली लगी तो एक चिंगारी हुई तो मेरा सर ऐसे हुआ, एक गोली आके अलॉन्ग द बैक पूरी पीठ को चीरते हुए निकल गई। जैसे एक मिसहैपनिंग हो जाती है तो फौज में उनके लिए फिर क्या, अनलेस अनटिल आप इनवैलिड हो जाओ कि आप काम ही ना कर पाओ। लड़कियों को बैटलफील्ड के लिए क्यों नहीं तैयार की जाती इंडिया में? अपने पीठ पर पिट्ठू डाल के 30 किलो का पिट्ठू डाल के 4 किलो की राइफल लेके आपको पहाड़ चढ़ना है। तो सर आज की डेट में तो सर महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं। लड़ाई में चीर फाड़ के एक दूसरे को खा जाते हैं। गोरखा रेजिमेंट क्यों नहीं? वो तो आपकी फादर की थी। लेकिन मेरे को टैंक से ज्यादा फैसिनेशन था। प्रेशर को कैसे डालते हैं? आपको भूखा रख सकते हैं, आपको सोने नहीं देंगे। दुश्मन की एक पोजीशन थी, डिफेंसिव पोजीशन, उन्होंने बंकर खोद के बनाए हुए थे सब कुछ। तो फिर दानवीर के पास एक लोहे की बाल्टी थी, तो हमने नीचे आग जलाई, बाल्टी में मुर्गा बनाया। एनडीए में सेशंस होते हैं। मिसकंसेप्शन है कि एनडीए में रैगिंग होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है। हाँ, एनडीए में दोनों क्यों कराते हैं ये? इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। जो एक्चुअल कॉम्बैट का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली अलग है। ये सेशंस चलते हैं? नहीं, सेशंस तो होते हैं, वो पनिशमेंट वाले होते हैं। मैं पूना गया था तो मैंने एनडीए विजिट किया एंड वो लड़कियां अंडरगोइंग द सेम रगड़ा एज द बॉयज। आपने बंक किया है तो स्कूल कॉलेज? हमारी एक नई क्लासमेट आई, मनीषा कुराला, हमारी सेक्शन में आ गई। फिर उन्होंने हमें बंक करना सिखाया। सर कमांडो तो कमांडो ही रहेगा, ये दिख रहा है। मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा तो खेल रहा है भाई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अफसाने और इतिहास में। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है क्योंकि जो आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं वो बहुत ही बड़े वीर योद्धा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारी रक्षा, हमारे देश की रक्षा में समर्पित कर दिया। आज हम बात करेंगे ब्रिगेडियर नीलेश भनोत जी से, 21 पैरा स्पेशल फोर्स के मैवरिक ऑफिसर जिन्हें सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया है और 2 बार COAS कमांडेशन कार्ड भी प्राप्त हुआ है। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे बैटलफील्ड की क्या एक्सपीरियंस होते हैं, क्या यादें हैं, क्या अफसाने हैं, बैटलफील्ड में कैसे इन्होंने अपनी लीडरशिप से कमांडो को लीड किया। तो कैसे हैं सर आप? जय हिंद, थैंक यू। आपके पॉडकास्ट में मेरे को आने का मौका मिला। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना कीमती समय निकाल करके हमारे पॉडकास्ट में आए आज। नहीं, आपने बुलाया, इट वाज अ प्रिविलेज फॉर मी। नहीं सर, तो सर शुरू से शुरुआत करते हैं। तो सर सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हम कि आर्मी एक ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए सीधे सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है देशभक्ति, और इंडियन सिटीजन में हर किसी में ऐसी देशभक्ति है जो आर्मी के लिए सबसे पहले होती है। तो आपका ये सपना कैसे मतलब मैच्योर हुआ? यहीं आपको आर्मी में ही आना था या एक इत्तेफाक था, कोई इंसिडेंट हुआ? आपका सर बचपन में ही ये सपना था, क्या था सर? आप हमें डिटेल में बताइए। मेरे फादर भी आर्मी में थे। Okay. और मैं फ़ौज में ही पला बड़ा। फ़ौज ज्वाइन करने से काफ़ी पहले से ही वो जो फ़ौजी ड्रिल होती है, लेफ़्ट राइट, सावधान विश्राम, ये सब ये मैं सीख चुका था देख कर ही। एंड ऑफ कोर्स जो आप बचपन से देखते आए हो, आपके दिल में वहीं जाने का जज्बा रहता है। सो यस, मैं बचपन से ही आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहता था। अच्छा, ये सपना आपका बचपन से ही था? हाँ जी। तो सर आप पैदा कहाँ हुए थे सर? क्या था मतलब आपका? मैं पैदा हुआ बिहार में, एक जगह है दरभंगा। अच्छा। तो मेरे नाना वहाँ पर पोस्टेड थे, वो डॉक्टर थे वहाँ। ओके। तो मेरी पैदाइशी वहाँ की है। जैसा मुझे पता है सर, आपके फादर वो भी आर्मी में ही थे, लेफ्टिनेंट कर्नल, और गोरखा रेजिमेंट में थे जी। तो सर 1971 के वॉर में उनका पैर चला गया था सर। हाँ, मेरे फादर गुरखास के हैं और उनका 1965 वॉर में 1965 हाँ जी, इंडो पाकिस्तान 1965 वॉर में उन्होंने उनका पाँव एक माइन, बारूदी सुरंग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर उनका पाँव पड़ा और उनका आधा फुट उड़ गया उस हादसे में। ओके। एंड फिर लेकिन वो फौज में ही कंटिन्यू किए एंड फुल सर्विस करके वो रिटायर हुए। तो सर ऐसे जैसे एक मिसहैपनिंग हो जाती है तो फौज में उनके लिए फिर क्या वो सेम अपनी रेजिमेंट में रहते हैं?
हाँ, जो बैटल कैजुअलिटीज़ होती हैं उनके लिए प्रोविज़न होता है फ़ौज में कि आप अनलेस अनटिल आप इनवैलिड हो जाओ कि आप काम ही ना कर पाओ, लेकिन बैटल कैजुअलिटीज़ को बहुत अच्छे से लुक आफ्टर होता है फ़ौज में। उनके करियर प्रॉस्पेक्ट्स भी बड़े अच्छे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उनको डिसएडवांटेज हो जाता है बिकॉज ऑफ बीइंग बैटल कैजुअलिटी। आर्मी कमांडर्स जो कि आर्मी चीफ से एक लेवल नीचे तक की जो रैंक है, आर्मी कमांडर तक लोग गए हैं बीइंग अ बैटल कैजुअलिटी। सो लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर लेवल तक गए हैं लोग। सो बैटल कैजुअलिटी होने का कोई, ऑफ कोर्स जो पर्सनल लॉस होता है, लॉस ऑफ लाइफ, लॉस ऑफ लिम्ब, जो हैंडीकैप एक्सपीरियंस है वो तो होता है, लेकिन करियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर फैमिली का क्या स्थिति थी उस टाइम पर, जब आप कितने साल के थे सर तब? नहीं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मेरे फादर की शादी भी नहीं हुई थी तब। अच्छा, ये आप शादी से पहले की बात है? हाँ जी। अच्छा, 65 में। तो सर आर्मी में जब ऐसी कैजुअलिटी आती है तो क्या वो उनको ऑफिशियल वर्क मिलता है, वो एक्चुअल में काम क्या करते हैं? मैं जस्ट ये जानना चाह रहा था सर कि ऐसी कैजुअलिटी में जब हो जाती है तो फिर आर्मी ऑफिसर्स को क्या उनको काम मिलता है जिनको ऐसी चोट लग जाती है? यस सर। वही काम मिलता है जो एक नॉर्मल ऑफिसर को मिलता है, लेकिन चंद एक जगह है जहाँ पर जहाँ तक आप उसमें परफॉर्म कर सकते हो, आप वहाँ पर आप परफॉर्म करते हो। आपकी मेडिकल कैटेगरी आपको चंद एक जगह में पोस्ट होने से मना करती है। बस मैं वही जानना चाह रहा था कि एक्चुअल में फिर उनका डेली रूटीन में क्या डिफरेंसेस आ जाते हैं? डेली रूटीन में जैसे किसी को चोट लग गई तो उसको वो रिटन में आ जाएगा कि नॉट टू बी पोस्टेड टू सियाचिन ग्लेशियर, ओके, या हाई एल्टीट्यूड एरिया में आप नहीं नौकरी कर सकते हैं। किसी के जो एग्रीवेट ना हो जाए, वो चोट जो है उसका ज़्यादा और ख़राब ना स्थिति हो जाए, तो इसलिए। लेकिन जो बाकी जगह में पोस्टिंग आती है वहाँ पर आर्मी नॉर्मल काम करता है। तो सर आपने एनडीए से ज्वाइन किया है आर्मी को, तो एनडीए की सर अपनी कुछ बात बताइए सर, कैसे ज्वाइन किया आपने एनडीए और रिटर्न कब दिया था, कौन से ईयर में दिया था सर आपने? मैंने 87 में आपने एनडीए ज्वाइन किया था। उसकी सर बातें बताइए कुछ कि एनडीए ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, आप जाते हैं तो सर क्या डिफरेंस हो जाता है? वैसे तो आप आर्मी बैकग्राउंड से थे तो थोड़ा कम ही लगा होगा आपको डिफरेंस तो, लेकिन जो आम पब्लिक आती है, जो आम बॉयज़ आते हैं, उनको क्या, उनकी क्या लाइफ में चेंज हो जाता है? जो डे वन होता है उनका क्या चेंजेस लगते हैं उनको? जैसे एनडीए ज्वाइन करने के बाद एक तो दैट इज़ द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ जब कि आप एक रेजिमेंटेड रूटीन में आते हो। वो रूटीन जो कि सुबह 6 बजे से स्टार्ट होती है और रात के करीब। क्या होता है रूटीन, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए सर। डे टू डे मतलब आप सुबह उठते हैं और क्या एक्टिविटीज़ करते हैं एनडीए के बारे में? हाँ, एनडीए के बारे में मैं बताता हूँ। ओके, जब हमने ज्वाइन किया एनडीए मेरे कोर्स, तो हम पहले एनडीए विंग होता था एक, जो कि फर्स्ट टर्म पूना सिटी में था, घोरपड़ी में। घोरपड़ी पूना, ओके। तो वहाँ पर एनडीए विंग होता था जहाँ की फर्स्ट 6 महीने आपको वहाँ रखा जाता था, और उसके बाद 2nd to 6th टर्म आपको मेन एनडीए खड़कवासला में भेजा जाता था। खड़कवासला। तो ये जो पहला जो फर्स्ट टर्म था वो अलग इसलिए था कि आप मेंटल तौर पे एक सेटल डाउन सा हो जाइए। तो वहाँ इन 2 जगह रखने का मतलब रीज़न क्या था? रीज़न ये है कि जब आप मेन एनडीए में जाते हैं वहाँ पर आपको अपनी फॉर्मल जो ट्रेनिंग सिलेबस है उसके अलावा जो एक स्क्वाड्रन के अंदर एक हिरार्की का जो स्ट्रेस है, एक स्ट्रेस होता है वहाँ पर, यू नो, एट एवरी लेवल। हर टर्म के अलग प्रिविलेजेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, ठीक है। वो लेड डाउन है, रिटन में कहीं नहीं है, लेकिन वो लेड डाउन है, ठीक है। वो मेन ट्रेनिंग है एनडीए की। इट इज़ नॉट कि सुबह आपने पीटी की, फिर क्लासेस गए और दोपहर में गेम्स खेले और शाम में स्टडी पीरियड करके सो गए। स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है? वो तो एक रूटीन आपको किसी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आरएएमसी ऐसे जो है वहाँ तो रहते हैं, लेकिन एक वहाँ पर हर टर्म की एक प्रिविलेज होती है। तो स्कूलिंग आपकी सर सैनिक स्कूल से ही हुई? नहीं, मैं
मैं पहले लखनऊ में पढ़ा थोड़े दिन, ला मार्टिनियर कॉलेज लखनऊ, अच्छा। और फिर लास्ट में मैं आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं। धौलाकुआं दिल्ली। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ से आपने एनडीए ज्वाइन किया है? करेक्ट। ओके सर। तो सर एनडीए में सेशंस होते हैं, तो बताइए सर उसके बारे में, क्या होता है, क्यों होते हैं सर सेशंस? ओके, लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि एनडीए में रैगिंग होती है। अच्छा। एनडीए में कोई रैगिंग नहीं होती। चलिए, ये तो आपने कंफ्यूजन दूर कर दिया कि सेशंस रैगिंग नहीं होती। हाँ, सेशन ओके। नाउ बताता हूँ एनडीए में क्या होता है। एनडीए में जैसे जूनियर मोस्ट टर्म है, उनको समझा जाता है कि इनको कुछ नहीं आता, तो फर्स्ट टर्म में गया, तो फिर उससे जो सीनियर टर्म है दे आर सपोज टू टीच देम। जो सेकंड टर्मर है वो फर्स्ट टर्मर को सिखाएगा, ठीक है। थर्ड टर्मर है वो देखेगा कि सेकंड टर्मर ठीक से सिखा रहा है कि नहीं, ओके, ठीक है। और जो फोर्थ टर्मर है देन ऐसे हियरार्की बनी हुई है एंड हर चीज सिखानी है, ठीक है। बोलने का लहजा ये आपको कोई क्लास में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। आप अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, आप जब आप चलते हैं तो आप, अगर आप जूनियर हैं तो आप किस साइड चलेंगे और सीनियर कौन सी साइड चलेगा, ये सब कौन सिखाएगा? ये ऐसे ही इनफॉर्मल जो ट्रेनिंग है एनडीए की, ये ऐसे चलता। अब क्या होता है, जब वो सबसे जो जूनियर, जो लोएस्ट रंग, जब वो कुछ गड़बड़ करता है, उसको भले ही कुछ ना हो, लेकिन अप द चेन सबकी फिरकी घूमती है, जिसको हम रगड़ा बोलते हैं। जो रगड़ा बोलते हैं। ठीक है। अब वो सेशन क्या होता है, तो आपको फिजिकल्स क्या सर बताइए सर, फिजिकल में क्या कराते हैं? फिजिकल में क्या कराएंगे, आपको दौड़ाएंगे, ओके, ठीक है। वो रोप्स होती हैं, आपको रोप्स चढ़ाएंगे। फ्रंट रोल है, बैक रोल है, हॉन्चिंग है, दे आर ऑल एक्सरसाइजेज एक्चुअली। यस सर। जिसमें आदमी थक जाता है, जुबान निकल जाती है बाहर, ठीक है। आपके ऊपर एक और बंदे को बिठा के पिगी बैक कैरी कराएंगे, है ना। तो सर आपके हुए ये सेशंस? कोई ऐसा एक्सएनडीए है ही नहीं दुनिया में जो इसका ये सेशंस ना हुए, हो ही नहीं सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, दैट इज हाउ। मैंने बताया ना, जैसे आपका वो जो ऑफिशियल रूटीन तो है, सुबह पीटी है, फिर ड्रिल है, एक घंटे के 2 पीरियड हो गए, फिर ब्रेकफास्ट है, फिर 1:30 बजे तक आपकी क्लासेस हैं, फिर ब्रेक है, फिर शाम में 4 से 5 आपकी गेम्स हैं, फिर ब्रेक है, फिर स्टडी पीरियड है ना। ये तो बड़ा आसान सा रूटीन है। लेकिन ये जो ब्रेक्स हैं इन बिटवीन, ठीक है, और जो स्टडी पीरियड के बाद, डिनर के बाद का पीरियड है, ये वो दैट पीरियड इज यूटिलाइज्ड बाय द सीनियर्स टू टीच द जूनियर्स। जैसे जो पीटी में कमजोर है, अब आपको पीटी टेस्ट पास करना है। ओके। पीटी टेस्ट आप नहीं पास करोगे, आप रेलीगेट हो जाओगे, मतलब कि आपको वो टर्म रिपीट करनी पड़ जाएगी। ओके, है ना, ईयर बैक हो जाते हैं। हाँ। ओके। अगर आपने पीटी टेस्ट पास किए और उसके बाद कुछ हायर टेस्ट होते हैं पीटी के ही, आप वो पास करोगे तो आपके उसके पॉइंट्स लगते हैं आपको, यू विल गो हायर अप इन मेरिट। सो हर स्क्वाड्रन में हर सीनियर चाहता है कि हमारे जो जूनियर्स हैं या हमारे जो साथ के जो कोर्समेट्स हैं, एवरीबडी डज वेल, है ना। तो वो करने के लिए ये एक्स्ट्रा पीटी चलती है, ये सेशंस चलते हैं। नहीं, सेशंस तो होते हैं, वो पनिशमेंट वाले होते हैं। ओके। कि इसने कुछ गड़बड़ की, कौन है, हु इज ओवर स्टडी। ओवर स्टडी इज द पर्सन जो कि पर्सनली रिस्पॉन्सिबल है उसको सिखाने का। तो पहले तो ओवर स्टडी को बुलाया जाता है, हाँ भाई, जैसे जिसको बड़ी बोलते हैं शायद। नहीं, बड़ी नहीं है, एनडीए में बड़ी नहीं है। अच्छा। एनडीए में तुम हो जूनियर मोस्ट, उसके बाद तुम्हारा ओवर स्टडी है, ठीक है। आपने गड़बड़ की, आपको जो भी मिला, आपके ओवर स्टडी के पूरे कोर्स को रगड़ा मिलेगा। ओके। इट्स नॉट, कभी भी एनडीए में एक गलती करता है उसको नहीं मिलती पनिशमेंट, सबको मिलती है, इकट्ठे रगड़ा मिलेगा। रगड़ा क्या है, आपको फिजिकल रगड़ा, फिजिकल ट्रेनिंग। इट टफन्स यू। आपको रस्सी चढ़वाएंगे, नॉर्मल आपको 2 बार रस्सी चढ़ने में आपको कोई लगेगा नहीं डिफिकल्टी, लेकिन वही जब आप ऊपर, आपको बोलेंगे ओके होल्ड इट एंड स्टे देयर, यू नो, आपके ये पूरे जो आर्म्स हैं वो पूरे भर जाते हैं, 4 आर्म्स। हाँ। सो काफी मजेदार है सर, लेकिन ये बड़ा मजेदार है एंड इट्स एंजॉयबल। आई मीन जब साथ में रगड़ा पड़ता है ना, तो वो जो 25-30 का जो एक बैच होता है, एक स्क्वाड्रन में एक कोर्स का एक बैच होता है,
जब साथ में रगड़ा पड़ता है तो ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है। एक कंपटीशन भी मिल जाता होगा सर आपको तो, कि मैंने आपसे ज़्यादा देर तक होल्ड किया। नहीं ऐसा नहीं कुछ, नहीं नहीं, ये सब नहीं। उस सेशन में ना क्या होता है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। तो उसमें कोई एक्सेल करने की कोशिश नहीं करता। तो सर एनडीए में क्रॉस कंट्री भी होती है कुछ, वो थोड़ा एक्सप्लेन करें कि क्या होती क्या है, मतलब ये वर्ड क्या है, ये कि होता क्या है ये? ओके, पहली बात है, क्रॉस कंट्री इज अ लॉन्ग डिस्टेंस रन। ओके, ये करीब 12 से 14 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, डिपेंडिंग अपॉन, वो रूट चेंज होते रहता है। जैसे एंड क्रॉस कंट्री क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये सड़क पे ही नहीं होता, ये अलग अलग आप जाते हैं। एक हमारे टाइम में जो स्टार्ट होता था, एक ग्लाइडर डोम है वहां पर, इट्स अ वेरी लार्ज घास का मैदान था। ओके, ठीक है, करीब 1 किलोमीटर लंबा, वहां से वो स्टार्ट होता था। तो आप घास के मैदान से दौड़ते थे, फिर कुछ खेत आते हैं बीच में, उनके थ्रू दौड़ते हैं, फिर कोई पहाड़ आता है, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकिन हाँ पहाड़ी चढ़ाई आपको चढ़नी पड़ती है। ठीक है, और फिर आप फाइनल आके सड़क पे आते हैं, और वही रास्ते में बारिश हुई होती तो उसमें लोग स्लिप कर रहे होते हैं। ठीक है, बीच में एक नाला आता है, वहाँ पर कोई गिर जाता है, तो इट्स गुड फन। आपने स्कूलिंग कंप्लीट की और बैचलर्स कोर्स के लिए आपने एनडीए ज्वाइन किया, तो सर सारे बॉयज़, सिर्फ बॉयज़ ही बॉयज़ के बीच में रहते हैं, मतलब कोई लड़की नहीं, कुछ नहीं, और वो सर एज ऐसी होती है। तो सर उस टाइम पर क्या फीलिंग रहती है? ये तो दिमाग में आता होगा ना कि ये सब कितना अलग रहता है सर। ये होती है फीलिंग। एक्चुअली जब आप एनडीए में होते हो फिजिकली, तब आपका वो ऐसा भूत बना हुआ होता है कि ये सब कुछ सोचने का टाइम होता नहीं है वैसे फ्रैंकली। लेकिन जैसे वीकेंड्स में लिबर्टी मिलती है, आप जाते हैं, पुणे शहर में जाते थे, वहाँ आप लोगों से मिलते हैं, दोस्ती करते हैं। नहीं, मतलब मेरे पूछने का रीज़न ये है कि हम बैचलर्स कोर्स करते हैं और हर एक बच्चे की स्कूलिंग के बाद रहता है कि मैं कॉलेज जाऊंगा और मैं कॉलेज लाइफ जीऊंगा, माचो मैन बनूंगा मैं वहाँ पर। तो थोड़ा तो आता होगा ना सर आपके दिमाग में, या किसी भी कैडेट के? हाँ, आता है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, उन दिनों ना एक एनडीए में बटालियन एंटरटेनमेंट होता है, वो कंपटीशन होता है बिटवीन, उन दिनों 4 बटालियंस थी, 3 बटालियंस थी, तो उसमें एक बार जो विनिंग प्रोग्राम था, उसमें एक कैडेट था, उसने वो सिनारियो बताया था कि एनडीए में जब लड़कियां अगर होती तो कैसा होता। सर बताइए सर, कैसा होता है? ठीक है, नहीं, उस समय वो क्या था, इट वॉज इन द रेंज ऑफ फैंटेसी कि लड़कियां एनडीए में कहाँ आएंगी, कि अगर लड़कियां हैं। आजकल मैं अभी इनफैक्ट 4 दिन पहले एनडीए, मैं पूना गया था, तो मैंने एनडीए विजिट किया, और वहाँ लड़कियां हैं आज की डेट में, एंड वो लड़कियां अंडरगोइंग द सेम रगड़ा एज द बॉयज देयर। हर स्क्वाड्रन में लड़कियां हैं, हर टर्म में लड़कियां हैं, एंड सेम रगड़ा उनको लग रहा है जो कि लड़कों को। एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया अभी कि जैसे कि लड़कियों को आर्मी ज्वाइन तो करती हैं, या बट उनके लिए स्पेशल एक बटालियन होती है, या तो डॉक्टर की या कुछ भी, तो बैटल फील्ड के लिए क्यों नहीं तैयार की जाती इंडिया में, जबकि बाकी कंट्रीज में होता है आज की डेट में भी? देखिए, क्या रीज़न है सर ऐसा? मतलब आपको क्या लगता है, मतलब पर्सनल ओपिनियन हो सकता है इसमें? मैं अपना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हाँ। ये ना फौज का ओपिनियन ना किसका, मैं पर्सनली सर इसलिए मेरा पर्सनल ओपिनियन कि ये वेस्टर्न कंट्रीज को देखकर हम यहाँ पर एप नहीं कर सकते हैं, उनकी जो इथॉस है वो हम यहाँ नहीं लगा सकते, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी आपके देश की रक्षा करने के लिए है। ठीक है, फौज जो है ना, ये लोगों की फीलिंग्स को अकोमोडेट करने के लिए नहीं बनी है। बिल्कुल सर। ठीक है, कल की डेट में आपके ऊपर पाकिस्तान अगर चढ़ाई करता है, ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते ना कि नहीं वहां से मत जाना, वहां फलाना है, उसको बुरा लगेगा अगर आप उसको मारोगे तो। ऐसे नहीं होता। नहीं, बिल्कुल सर। लड़ाई है, ठीक है, लड़ाई में चीर फाड़ के एक दूसरे को खा जाते हैं। ऐसे में मेरा ये मानना है, फाइटिंग रोल्स के लिए लेडीज को आप नहीं डाल सकते, सिंपली फॉर द रीजन कि उन फिजिकल कैपेबिलिटी नहीं है। एक सेम बिल्ट के आदमी और सेम बिल्ट की फीमेल के बीच में फिजिकल्स में, स्ट्रेंथ में फर्क है, एंड फौज लास्ट में
फिजिकल लड़ाई होती है। आपको अपने पीठ पर पिट्ठू डाल के 30 किलो का पिट्ठू डाल के 4 किलो की राइफल लेके आपको पहाड़ चढ़ना है। बिल्कुल। ठीक है, और चढ़ना है, अकेले नहीं चढ़ना कि आप पीछे रह गए, आपको सबको लेकर जाना है। लड़कियां कहाँ ज्वाइन करेंगी? एज ऑफिसर्स ज्वाइन करेंगी, है ना। उनको लीड करना है, लीड करने के लिए आपको आगे रहना है। आप फिजिकली नहीं सक्षम हो करने के लिए, ठीक है। तो वो फैशन नहीं फॉलो करना है। देयर आर रोल्स। अब जैसे डॉक्टर्स का रोल्स है या जो सर्विसेज में है, वहाँ उनका वो रोल फिट होता है, तो वहाँ आप रखिए उनको। आप कॉम्बैट में क्यों घुसाना चाहते हैं? तो सर आज की डेट में तो सर महिलाएं कंधे से कंधा मिला करके चल रही हैं, और आपका ये पर्सनल ओपिनियन है, तो क्या है, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा विवादित हो जाएगा? क्या लगता है सर इसमें आपको? इसमें विवादित होने की कोई बात नहीं है एक्चुअली, अगर आप देखें, ठीक है। एंड अगर होता है तो हो जाए, लेकिन भाई आप मेरे को आप जवाब दें, आप बायोलॉजिकली सक्षम नहीं है वो काम करने के लिए जो एक मेल बॉडी करती है। बिल्कुल सर, तो ये आप, तो है। अब आपने एक सियाचिन में एक वो टिक मारने के लिए, पॉलिटिकल करेक्टनेस के लिए आपने एक लेडी ऑफिसर वहां सियाचिन भेज दी, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। उस लेडी ऑफिसर को मेंटेन करने के लिए वहां सियाचिन में अगर पोस्ट पे आपने चढ़ा दिया, लॉजिस्टिकली इट विल बी अ चैलेंज। आप पहुंचा देंगे, वो चले भी जाएंगे। एंड ऐसा नहीं है कि देर आर, आप बोलेंगे नहीं फलाना लेडी ऑफिसर है, आप उसको देखिए। यस, एक्सेप्शंस, वो दे विल बी बेटर देन 99% ऑफ मेल्स ऑल्सो, लेकिन वो एक्सेप्शन है, ठीक है। आप एक्सेप्ट करेंगे आपकी सिस्टर उस स्थिति में बॉडी वापस आए? मेल की बॉडी वॉर्स में जब वापस आती है, वो फिर भी सोसाइटी को एक्सेप्टेबल है। हम अपनी बहनों को वैसे वापस आते हुए, मेरे लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सर आगे का सफ़र आपका आईएमए का रहा एनडीए के बाद, तो सर आईएमए में जो एनडीए कैडेट्स जाते हैं उनके लिए क्या अलग रहता है, या कुछ उनको कुछ रियायत होती है? क्योंकि जो सीडीएस के थ्रू जाते हैं और एनडीए के थ्रू जाते हैं, आप दोनों को रिटर्न देना होता है, कैसे सिलेक्शन होता है उसमें? नहीं, देखिए, जो एनडीए में जाते हैं वो एक बार यूपीएससी एग्जाम लेते हैं आफ्टर क्लास 12 एंड देन दे गो टू एनडीए। करेक्ट। जो सीडीएस में है वो आप कॉलेज करके, ग्रेजुएशन करके आप सीडीएस का एग्जाम देते हैं। वो भी एग्जाम्स दोनों लगभग एक ही जैसे होते हैं, द कंपटीशन, टफनेस वगैरह सब एक ही जैसा है। एनडीए में हमें 3 साल की ग्रेजुएशन होती है एंड साथ में सर्विस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाते हैं, जो हमारे पर्टिकुलर, जैसे अगर मैं आर्मी कैडेट, सर उस सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, अगर मैं एनडीए में तीनों फोर्सेस के ऑफिसर्स कैडेट्स होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। यस सर। तो जो आर्मी कैडेट है उसको आर्मी के रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं इन देयर 6th टर्म एंड 4th टर्म। हमारे टाइम में ऐसे होता था। एंड वो सिलेबस उतना ही होता है जो कि एक डायरेक्ट एंट्री जो सीडीएस से आता है, वो 1st टर्म में जो आईएमए में कवर करता है, वो हमें एनडीए में टच अप करा के वो पूरा सिलेबस कवर करा देते हैं। सर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेता हूँ, क्या बेनिफिट्स होते हैं? मैं बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। सो जहाँ तक तो सिलेबस का सवाल है, तो वो तो इक्वल नॉलेज वाइज दोनों का इक्वल हो जाता है। एनडीए से जो कैडेट्स आते हैं वो 2nd टर्म में ज्वाइन करते हैं। इससे पहले 6 महीने जो सीडीएस से गए हैं वो 1st टर्म में अपनी बेसिक ट्रेनिंग करके वो भी पहुंच जाते हैं। एनडीए की एडवांटेज ये हो जाती है कि आपने वहाँ 3 साल ड्रिल सीखी, फिजिकल्स किए, तो वो जो ग्रूमिंग है, जो 3 साल की ग्रूमिंग, उसकी एक एडवांटेज होती है। आई मीन उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, वो एक एडवांटेज होती है। लेकिन जो आईएमए में जो फिर जो नेक्स्ट 1 ईयर जो हमारी सबकी एक साथ मिलके जो ट्रेनिंग होती है, एट द एंड ऑफ द डे जब आप पास आउट करते हो आईएमए से, वो सारे फिर इक्वल हो जाते हैं। वो ट्रेनिंग ही ऐसी होती है, सेम ट्रेनिंग के साथ आप पास आउट होते हो। तो सर आप जो बैचलर डिग्री करते हैं एनडीए में, तो वो बैचलर डिग्री क्या हम चूज़ करते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा होता है कि जैसे आर्मी में जिसको जाना है, या फिर नेवी में या एयरफोर्स में, वो आप चूज़ करते हैं? जैसे हमारे टाइम में जो नेवी में
अभी जैसे नेवी में जाने के लिए यू हैव टू टेक बीएससी। अभी तो आई थिंक दे आर आल्सो गिविंग बीटेक डिग्रीज एंड ऑल इन एनडीए। आपने क्या किया था सर? मैंने तो आई एम अ सिंपल बीए। बीए ऑनर्स? नो, बीए। हमारे टाइम में बीए या बीएससी होती थी। ओके। तो सर आईएमए के बारे में बताइए। आईएमए में बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है भद्राज और शायद चिंडेट्स कुछ ऐसा होती है सर। क्या होते हैं सर वो? ये सब एक्सरसाइजेज हैं आपकी, पहले आपकी क्लास चलती है, ठीक है, उसके बाद सर आप मुझे ना डेली रूटीन बताइए कि इतने बजे उठना होता है, हम ऐसे ब्रश करते हैं, इतने टाइम में हमें इतना टाइम मिलता है, फिर पीटी के लिए जाना है, मतलब आप सर बता सकते हैं? आईएमए की एनडीए दोनों का बता दीजिए सर आप। नहीं, एनडीए में डिपेंड करता है वो आपका दिन, आप कौन सी टर्म में है उसके हिसाब से आपका दिन स्टार्ट होता है। ओके। ठीक है, अगर आप फर्स्ट या सेकंड टर्म में है तो आपका दिन करीब 4 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हर एक टर्म का वहां पर बाथरूम कॉमन है। ओके। है ना, तो हर एक टर्म का वहां पर बाथरूम क्लियरेंस का टाइम है। सो बाय 4:30 फर्स्ट टर्मर्स आउट, 4:30 टू 4:45 सेकंड टर्मर्स का टाइम है, कट करके। एंड जो सबसे सीनियर है उनका टाइम लास्ट में होगा टू द। तो सर कितने कैडेट्स होते हैं टर्म्स में? 120 के करीब कैडेट होते हैं हर एक स्क्वाड्रन में। और वो कितने यूज होते हैं, यूज के लिए वॉशरूम्स होते हैं बाथरूम में? कितने बड़े बाथरूम होते हैं? बाथरूम है इंडिया में, हर एक स्क्वाड्रन में 6 बाथरूम होते हैं। एंड हर एक बाथरूम पे करीब कितना 20 से 25 कैडेट्स होंगे। एंड काफी बड़े बाथरूम्स होंगे। एंड इन एनी केस वहां ज्यादा प्राइवेसी वाला चक्कर नहीं है। वहां दीवार है, उसमें शार लगे हुए हैं, एंड कोई ना पार्टीशन है ना कोई पर्दा है, उसमें एवरीबडी हैज टू गो इन द रॉ स्टेट। ठीक है सर, ये तो एनडीए का हो गया। आप आईएमए का क्या रूटीन रहता है सर? ओके, सो आईएमए में रूटीन, बेसिक रूटीन सेम है एनडीए जैसी। ओके। पहले 2 पीरियड में पीटी और ड्रिल होती। उठने से बताइए सर आप कि मैं इतने बजे उठता था। मेरा ये, मैं उठता था करीब 4:45 बजे। 4:45 बजे, ठीक है। एंड 6 o'clock ऑनवर्ड्स आपकी ऑफिशियल रूटीन स्टार्ट हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, 6 और 6:30 समर्स विंटर्स में, एंड आपकी रूटीन स्टार्ट हो जाती है। तो सर पीटी होती है, पीटी होती है, फिर ड्रिल होता है। ड्रिल इज दैट मार्चिंग। पीटी सर कितने बजे से कितने बजे तक होती है? सारे पीरियड्स वहां पर 40 मिनट्स के, 45 मिनट्स के। तो 6:40 में आपकी पीटी कंप्लीट हो जाती है। फिर ब्रेक होता है, 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसमें आप चेंज करते हैं और फिर यू रिपोर्ट फॉर ड्रिल। और सर ब्रेकफास्ट? अभी नहीं। ड्रिल के बाद अगेन आपको 1 घंटे का ब्रेक है, जिसमें आप 6:40 आपने ड्रिल पीटी खत्म की, 10 मिनट्स का ब्रेक है, तो 6:50 आपको फिर ड्रिल के लिए जाना होता है। 6:50 और 7, आई एम नॉट एग्जैक्टली, 15 मिनट के करीब का होता है। जो आप चेंज करते हैं वहीं पर, अपनी वो ड्रेस कैरी करते हैं पीटी ग्राउंड में, आपने वहीं पर चेंज किया एंड आप पहुंच गए ड्रिल के लिए। ड्रिल अगेन 40-45 मिनट्स। ड्रिल में जो उस्ताद होते हैं, मैं करेक्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, उस्ताद जो आपको ड्रिल सिखाते हैं, लेफ्ट राइट, अटेंशन और सावधान, विश्राम और बाएं मुड़ दाएं मुड़, ये सर जो सिखाते हैं, तो सर इसमें भी आप एक सीनियर शायद चूज़ करते हैं आप ड्रिल के कमांड के। और जैसे कि आपकी एक लाइन, जिसको लाइन हाजिर बोलते हैं सबसे पहले, तो कि आप रोल कॉल होती है आपकी, तो ड्रिल में सबसे पहले रोल कॉल कराते हैं। ये क्या रोल कॉल में आपकी काउंटिंग होती है, अटेंडेंस लगती है? आई थिंक अटेंडेंस लगती है। तो वो पीटी में होती है, फिर ड्रिल के टाइम पर होती है? हर पीरियड में होती है। हर पीरियड में होती है वो। तो सर उसमें से भी आपने बंक किया है कभी? जैसे कोई ना कोई तो करता होगा सर, रोल कॉल करने का रीजन करते हैं, वहाँ अलग अलग बहाने होते हैं बंक करने के भी। एनडीए आईएमए में भी आप सिक रिपोर्ट जाते हैं। आप सर क्या बहाने मारते थे? सबसे आसान है कि पेट खराब हो गया है ना, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। और लेकिन वो जो एनडीए आईएमए में जो डॉक्टर्स पोस्ट होते हैं, वो भी खराट डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल रूम में, वो भी पहचान जाते हैं। तो फिर लेकिन हाँ, बंक ऐसा नहीं है कि एकदम ही आयरन क्लैड है, थोड़ा बहुत लीवे होता है बंक मारने का। जैसे एनडीए में लोग होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एलआईसी। एलआईसी क्या होता है? एलआईसी होता है लॉक्ड इन केबिन। लॉक्ड इन केबिन। तो आप क्या करते हो, आप अपने आप को अपने कमरे में ही लॉक करवा लेते हो
और अपने दोस्त को बोलते चाबी अंदर फेंक दे, और फिर बोलते जब तू क्लास से वापस आएगा ना तो मेरे को खोल देना, एंड देन आई विल गो फॉर लंच। ओके। तो वो पूरे जो एकेडमिक्स क्लासेस हैं वो आपने बंक मार दी। सर आपने बंक किया है तो स्कूल कॉलेज, तो उसकी सर कोई स्टोरी है तो बताइए सर, आपने रीज़न क्या था सर बंक करने का? ओके, मैं पहले 10th तक बड़ा अच्छा शरीफ पढ़ाई लिखाई वाला स्टूडेंट था। फिर मार्क्स के बेसिस पे हमारे टाइम में स्ट्रीम्स मिलती थी, तो मेरे को 11th क्लास में 11th में मेरे को साइंस मिली, और मैंने वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो वाली, मैंने बोला पूरी आईआईटी तो मैं ही जाऊंगा। और जब पहले दिन हम वो क्लास गए, वो हमारी क्लास में हमारी एक नई क्लासमेट आई, मनीषा कुराला, हमारी सेक्शन में आ गई। ये धौलाकुआ की बात कर रहे हैं आप? धौलाकुआ, आईपीएस धौलाकुआ। और फिर वो धीरे धीरे करके ना हम उसी की संगत में हो गए, और फिर उन्होंने हमें बंक करना सिखाया, और पार्टीज एंड बंक एंड ये वो। तो वहाँ से हम धौलाकुआ से बंक करते थे, और वहाँ से लिफ्ट लेकर हम ये चाणक्य मूवी हॉल होता था। अच्छा। तो वहाँ पर मूवी चाणक्यपुरी में एक चाणक्य मूवी हॉल है, तो वहाँ पर पिक्चर देख के देन स्कूल टाइम खत्म होने के पहले हम लोग वापस स्कूल पहुँच जाते थे, और फिर वहाँ से बस पे। तो सर कभी घर पे पता लगने दिया आपने ये सब चीज़ें? नहीं, मेरे घर में जब मैं एनडीए जा रहा था तब मैंने घर में बताया कि हम लोग तो ऐसे ऐसे करते थे। कौन सी मूवी देखी थी सर सबसे पहले? देखी 5-6 मूवीज देखी थी। कोई याद हो, जैसे पहली मूवी याद रहती है ना कि आज मैंने बंक करके, जैसे उन दिनों आई थी घोस्टबस्टर्स। अच्छा। ये एक थी एपोकैलिप्स नाउ। तो सर फिर आपने आईएमए ज्वाइन किया। अच्छा सर, आईएमए में हॉर्स राइडिंग भी होती है? हाँ, एनडीए आईएमए दोनों में होती है। हाँ जी। तो सर इसका क्या यूज है, मतलब क्यों कराते हैं ये? मतलब एक तरीके से ये एक तरह से देखिए, इट्स एक घोड़ा एक बड़ा जानवर होता है। आई मीन उसके ऊपर आपको बैठ के उसको कंट्रोल करना, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। देखिए, हॉर्स राइडिंग मेरे को तो जो उसका इफेक्ट ये है कि मेरे को कॉन्फिडेंस बहुत आया उससे। सर क्वेश्चन मेरा पूछने का रीज़न ये था कि पहले तो ज़रूरत थी हॉर्स राइडिंग, पहले की लड़ाइयाँ बैटलफील्ड में हॉर्स ही चलते थे, तो तब से चलती चली आ रही है, इस वजह से सिखाते हैं, या फिर आज भी उसको कंटिन्यू करने का कोई रीज़न है? नहीं, इट इज़ नॉट फॉर बैटलफील्ड। फर्स्टली इट इज़ समथिंग लाइक आपको कोई गेम सिखाई जाती है, कोई जैसे पीटी सिखाई जाती है आपको एनडीए आईएमए में। हॉर्स राइडिंग का मेन रीज़न सिखाने का ये है कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है वो। ओके। जब आप एज अ नोविस से आप जब एक अच्छी तरह से घोड़ा चलाना आप जब सीखते हैं, एंड एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आज भी मैं हॉर्स राइडिंग अगर करता हूँ तो सर से लेकर टो तक पसीने में तरबतर हो जाता है आदमी 15 मिनट के अंदर अंदर। अच्छा। हाँ। तो सर जैसे कि आर्मी ने बहुत सारे स्पोर्ट्समैन भी दिए, तो इसकी जो शुरुआत है वो आईएमए और एनडीए से शुरू हो जाती है जैसे? हाँ, एनडीए से कुछ तो होते हैं जिनको पहले अपॉर्चुनिटी मिली होती है राइडिंग सीखने की। मैं सिर्फ हॉर्स राइडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई और भी स्पोर्ट्स हैं। तो जैसे कि स्पोर्ट्स पीरियड भी होता है हमारा, एनडीए में भी होता है और आईएमए में भी होता है, और फिर बाद में आर्मी ने बहुत सारे हमें स्पोर्ट्समैन भी दिए हैं हर एक स्पोर्ट्स में। तो उनकी ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है क्या? फिर हम उनको स्पोर्ट्स कोटे में जैसे डालते हैं कि स्पोर्ट्स एक अलग ही एक एकेडमी होती है आर्मी के अंदर में भी, तो डिसाइड हमारा आईएमए में हो जाता है या फिर वो बाद में ही होता है? नहीं, देखिए एनडीए आईएमए में वहाँ पर मेन मकसद है आपको ऑफिसर्स बनाने के लिए ट्रेन करना। वहाँ पर आपको कोई स्पेशल ट्रेनिंग नहीं मिलती फॉर स्पोर्ट्स। हाँ, अगर आप एक्सेप्शनली गुड हैं किसी चीज़ में तो आपको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू पार्टिसिपेट एट वेरियस लेवल। तो लोग हैं जो कि नेशनल टीम में उन्होंने हॉकी खेली हुई है, क्रिकेट खेला हुआ है ना, क्रॉस कंट्री रनर्स रहे हैं। तो लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट ऐसे वहाँ नहीं दी जाती। तो सर जहाँ तक मुझे जानकारी है आपकी कमीशनिंग हुई थी 23 पंजाब रेजिमेंट में। तो आपने आईएमए के बाद 23 पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन किया,
और सर आपके फादर थे गोरखा रेजिमेंट में, तो आपने ये क्यों चूज़ की रेजिमेंट? क्योंकि ऑप्शन होता है सर ये तो चूज़ करने का कि जो हमारे फादर हैं हम उसी रेजिमेंट में जाएं। ओके, तो तेज़ पंजाब ही क्यों? ओके, मैं बताता हूँ आपको। आईएमए में क्या होता है, जब आप आईएमए में से पास आउट होते हो तो सबको अपनी चॉइस नहीं मिलती है, चॉइस ऑफ आर्म्स बोलते हैं। ओके। वहाँ पूरी मारामारी जो है ना आईएमए में, जितने भी जीसी जेंटलमैन कैडेट्स हैं वहाँ पर, सब में जद्दोजहद लगी रहती कि मेरे को अपना चॉइस का आर्म मिल जाए। क्लियर? वो नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने बोला कि मैं फलानी यूनिट में जाऊंगा मेरे को वो मिल जाए, ऐसे नहीं है। क्या है कि जो पहले 2.5% है, दैट इज नोन एज सुपर ब्लॉक। वो कितने होते हैं? वो करीब हमारे कोर्स में 12 थे, है ना। तो पहले जो वो 12-13 जो जीसीज होते हैं उनको अपना चॉइस मिलता है, वो जो भी ऑप्ट करेंगे उनको मिलेगा। जो बाकी हैं उनका जो चॉइस ऑफ आर्म्स अलॉटमेंट है वो बैचेस बने होते हैं, और वो इंश्योर करने के लिए कि हर एक आर्म में इक्वल मेरिट के लोग जाएं। ओके। तो जब मैं आईएमए में पास आउट होने वाला था तो मेरे को लगा मैं भी सुपर ब्लॉक में हूँ और मैं ज्वाइन करना चाहता था आर्मर्ड कोर, टैंक वाली अच्छा। फौज। तो मेरे काफी दोस्त थे आर्मर्ड तो सर कोर में। गोरखा रेजिमेंट क्यों नहीं? वो तो आपकी फादर की थी, बचपन से मेरे देखा था वो आपने। गोरखा रेजिमेंट मेरे फादर की थी, मैं जानता था बड़ी अच्छी तरह से, मैं बड़ा जज्बा था मेरे को गोरखा के लिए भी, लेकिन मेरे को टैंक से ज़्यादा फैसिनेशन था उन दिनों। कितनी एज होती है, 19-20 साल के तो होते हैं हम, ठीक है। तो फैसिनेशन होती है, उस समय मेरे को टैंक से फैसिनेशन थी, और मेरे को लगा मैं सुपर ब्लॉक में बड़ा अच्छा कर रहा हूँ में। पता लगा मैं तो 12 कहाँ, मैं तो 22वां नंबर था मेरा मेरिट में। सो बट सर 2 ही कम थे आप 12 में। अच्छा 12 था, 22 थे आप। हाँ, ठीक तो है। काफी पीछे था मैं। सुपर ब्लॉक में तो नहीं था, फर्स्ट ब्लॉक में था लेकिन नॉट इन सुपर ब्लॉक। सो आर्मर्ड कोर वो जो सुपर ब्लॉक वाले थे वो खा गए अच्छा। मेरी वैकेंसी। तो लकीली आई गॉट 23 पंजाब, वेरी वेरी डेकोरेटेड। मैं सर व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, ये 23 पंजाब वही है जो आपने बॉर्डर फिल्म में देखा होगा, जिसको कमांड कर रहे थे सनी देओल जी। ये सर वही है ना? एग्जैक्टली। ओके। तो और ये एक ऐसी यूनिट है, ये जहां भी गई है ऑपरेशंस में हमेशा अव्वल उसके परफॉर्मेंस रहे हैं। तो आपके सर दोस्त हैं कर्नल दानवीर सर, उन्होंने सर एक बार आपको चिकन खिलाया था, उसके पीछे भी कोई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, वो बताइए सर क्या है? नहीं, उसने क्या खिलाया था चिकन? वो एक हम एक्सरसाइज कर रहे थे, जब तब मैं 23 पंजाब में था और दानवीर था 9 सिखलाई में। वो सिख में थे? सिखलाई में। सिख लाइट इन्फेंट्री। तो उसकी यूनिट बनी हुई थी एनिमी। अच्छा। हाँ, और हमारी यूनिट को टास्क मिला था अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन। तो एक एक्सरसाइज थी हिमाचल में कहीं पर। हाँ, तो हम बारिश ठंड ये में मरते मुरते हम गए, हमने वो अटैक कर दिया एनिमी पोजीशन पर जहां पर इसकी यूनिट थी, और फिर एक्सरसाइज चल ही रही थी। सर ये एक्सरसाइज कैसे चलती है? सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में ऐसी ड्रिल में हम क्या एक ऐसा इल्यूजन पैदा करते हैं, कैसे करते कैसे हैं? देखिए एक्सरसाइजेज में क्या होता है, जैसे ये एक अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन की एक्सरसाइज, ये क्या था कि एक दुश्मन की एक पोजीशन थी, डिफेंसिव पोजीशन, जो कि ये दानवीर की यूनिट ने अख्तियार की हुई थी। पहाड़ के ऊपर उन्होंने बंकर खोद के बनाए हुए थे, सब कुछ सेट किया हुआ था जैसे दुश्मन अपनी लोकेशन में बैठता है, और हमारा काम था कि उनके पीछे से जाके इन्फिल्ट्रेट करके उनको सरप्राइज से उनके ऊपर अटैक करना और वो पोजीशन को कैप्चर कर लेना। ऑफ कोर्स इसमें फिजिकल गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन मान लो हम जब इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उस समय उनको पता लग जाए, और हमारे साथ एक्सरसाइज में फिर एम्पायर्स भी चलते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। वो हर एक यूनिट की नोट करते रहते हैं, क्या गलत किया क्या सही किया। अच्छा, जो डिफेंस में बैठे हैं उन्होंने अपने पूरे डेट्स लगाए हुए हैं ये चेक करने के लिए दुश्मन कहाँ से आ रहा है या हम कहाँ से आ रहे थे। एनीवे, हम लोग ने रास्ता ऐसा लिया था कि हम डिटेक्ट नहीं हुए और हम सीधे उनकी लोकेशन पर जाके पहुंचे। वो तो हो गया ख़त्म, और रात में बड़ी बारिश हो रही थी। ये तो एक छोटा सा
मैं उससे पहले एक सीक्रेट रेकी करने भी गया था इसको ना, अपनी पलटन के लिए। तो मैंने जब वो बायनोकुलर लगा के देखा, मेरे को दानवीर दिखा था वहाँ। ठीक अच्छा। है, फिर मैं वापस गया, पूरी पलटन को गाइड करके लाया, और तो फिर दानवीर का एक छोटा सा टेंट था। टेंट मतलब जितना बड़ा ये कारपेट है, इतना बड़ा टेंट। तो दानवीर के, तो मैंने कहा अब तू यहाँ बैठा है तो कुछ जुगाड़ कर यार, मैंने तो 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। तो कहता मैंने क्या खाया है, मेरे पास भी कुछ नहीं है। तो मैंने कहा यार यहाँ गांव से कुछ मंगा दे यार, तू तो डिफेंस में बैठा है, तेरे बंदे तो वहाँ से उस दिन देसी मुर्गा आया। तो मुर्गा आ गया, फिर अब बनाए कहाँ। तो फिर दानवीर के पास एक लोहे की बाल्टी थी, तो फिर वो हमने नीचे आग जलाई, बाल्टी में मुर्गा बनाया। दैट्स हाउ वी हैड दैट चिकन इन द मिडल ऑफ द नाइट, फ्रीजिंग कोल्ड। सर आपको सेना मेडल भी मिला है, और आपको सर एक वॉर में गोली भी लगी है सर। तो कहाँ लगी थी सर आपको गोली? गोली पीठ पे लगी थी। पीठ पे लगी थी। तो सर वो कहानी बताइए, क्या हुआ क्या था? और सर जब गोली लगी तो सबसे पहला थॉट क्या आया था आपके माइंड में? एक्चुअली आदमी सोचता है जब गोली वोली लगती है तो बड़ा ड्रामेटिक वो होता होगा, या इनफैक्ट जब मेरे को गोली लगी तो मेरे को पता लगा कि मेरे को गोली लगी आफ्टर अबाउट 2-2.5 घंटे के बाद। 2-2.5 घंटे के बाद? हाँ। तो सर ऐसे क्या कुछ फीलिंग मतलब नहीं आती है, जैसे गोली जब आपके? मेरे को जो फीलिंग आई वो ऐसे, तब मेरे को ऐसे लगा जैसे किसी ने बड़ी जोर से पीठ पे ना अचानक सरप्राइज में ऐसे कोई मुक्का मार दे तो हवा नहीं निकल जाती मुंह से, तो वैसी फीलिंग आई थी। मेरे को लगा कोई पत्थर उत्थर गिरा होगा मेरे ऊपर, कोई ना इतनी बड़ी कोई रॉक अगर गिर जाए आपकी पीठ पर अचानक, आप लेटे हुए। कहाँ लगी थी सर ये गोली? मतलब मैं JNK में। JNK में। तो ये कोई टेररिस्ट था या फिर? तो एक हमारा इनकाउंटर हुआ था एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, एंड मैं लेटा हुआ था। अब क्योंकि फायरिंग चल रही है तो आदमी एकदम ग्राउंड पे फ्लैट लेटता है। तो मेरे आंख के यहाँ पर एक पत्थर था, तो उस पत्थर पे जब गोली लगी तो एक चिंगारी हुई, तो मेरा सर ऐसे हुआ। तो एक गोली आके अलॉन्ग द बैक पूरी पीठ को चीरते हुए निकल गई। अगर वो पत्थर नहीं होता, चिंगारी नहीं होती, तो मेरे से ऐसे नहीं होना था, और वो गोली सीधे मेरे सर के थ्रू जानी थी। सो जो होता है वो भगवान अच्छा ही करता है। तो सर 2.5 घंटे बाद आपको पता चला कि गोली आपके बॉडी में है, या लगी आपको? नहीं, वो मेरे को नहीं पता लगा, वो किसी ने देखी। मैं तो जब ये सब इनकाउंटर हुआ ये सब, इसके बाद हम वापस गए अपनी पोस्ट पे। वहाँ भी लाइट नहीं थी, रात का समय था, तो चेंज कर रहे थे। और जब मैंने अपनी शर्ट वगैरह उतारी, गीला गीला लग रहा था, तो मेरे को थोड़ी शर्म भी आ रही थी कि यार डर के मारे मेरा इतना पसीना निकल गया कि अभी तक पूरा गीला गीला है ना। आई वॉज फीलिंग वेरी, सो इतने में जब मेरा बडी अंदर आया तो अंदर लाइट थी, तभी लाइट आई, तब उसने मेरी पीठ देखी, तो फिर पता लगा कि। बट सर इसीलिए आप कमांडो है सर। ये कोई किसी आम जनता में किसी को लग जाती तो सर वो पता भी चलता और सब कुछ हो जाता सर उसके साथ। नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक पीठ पे जो नर्व एंडिंग्स थोड़ी कम होती हैं, जो बैक के मसल्स होते हैं, इसलिए दर्द वगैरह थोड़ा कम था, इसीलिए मेरे को पता नहीं लगा। तो सर सेना मेडल मिला सर आपको, वो कब मिला था सर? ये मेरे को मिला था 2005 में, एक इनकाउंटर हुआ था मणिपुर में, वहाँ मिला था। तो सर आप नॉर्थ ईस्ट में पोस्टेड रहे हैं, और आप JNK में भी पोस्टेड रहे हैं, और आर्मी में सर कब तक थे? उसके बाद आप जब स्पेशल फोर्सेस में गए, और स्पेशल फोर्सेस में सर 21 पैरा में क्यों? इसमें भी सर आई थिंक अलग अलग हैं, अल्फ़ा बीटा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले 4 साल 23 पंजाब में था, एंड उसके बाद 95 दिसंबर से मैं 21 पैरा में था। तो सर ये ख्याल कब आया कि मुझे SF में जाना है? ये एक्चुअली ये कीड़ा शुरू से था दिमाग में। इनफैक्ट बहुत पहले से, इवन बिफोर आई जॉइन NDA, आई रिमेंबर एक ऑफिसर, मैं अपने फादर के साथ था और कोई ऑफिसर जा रहा था, उसने मरून बेरे पहनी हुई थी। सो मैंने अपने फादर से पूछा कि वो मरून बेरे क्यों पहनी उसने। तो माय फादर सेड कि वो पैराज में है ना, इसलिए। तो मैंने कहा आप क्यों नहीं पहनते मरून बेरे? तो मेरे फादर ने बोला ये मरून बेरे सब कोई नहीं पहन सकता है,
इसके लिए यू हैव टू बी रियली टफ एंड दैट आई थिंक रिमेन एट द बैक ऑफ माई माइंड एंड फिर ऑल्दो मैंने ऑप्ट पैरा के लिए नहीं किया था आईएमए में, आई अडॉप्टेड फॉर आर्मर्ड कोर। अच्छा, हम आईएमए से भी जा सकते हैं पैरासफ में डायरेक्ट? हाँ, या कुछ दिन हमें सर्व करना होता है? नहीं, आईएमए से भी डायरेक्ट आते हैं ऑफिसर्स। अगर सेलेक्ट होते हैं तो रिटेन हो जाते हैं, नहीं सेलेक्ट होते तो अपनी पेरेंट यूनिट दी जाती है, उसमें वापस जाते हैं। तो सर इसमें भी जैसे आपने अभी 23 पंजाब रेजिमेंट आपने ज्वाइन किया और आपने 4 साल उसमें सर्व किया, तो उसके बाद जब आपने उसके लिए ऑप्ट किया एसएफ के लिए, तो उसमें भी सर रिटर्न ज़्यादातर चांसेस यही रहते हैं कि आ जाते हैं सर। उसमें सर क्या प्रोसेस होता है उसमें सिलेक्शन का? उसमें आपका प्रोबेशन चलता है एंड दैट प्रोबेशन वो एक तरह से हेल है। वही जानना है सर हमें। नहीं, बेसिकली देखिए, जब पैरा एसएफ में आपका सिलेक्शन के लिए आप जाते हैं, कुछ क्राइटेरियाज भी होते हैं कि यही लोग जा सकते हैं? नहीं, आपको वॉलंटियर होना होता है, आप वॉलंटियर करके जाते हैं। एज का क्राइटेरिया है, सर्विस का क्राइटेरिया है, वो तो अप डाउन होते रहता है, चेंज होते रहता है विद पॉलिसी। बेसिकली क्या है, आप जब ऑप्ट करते हैं, प्रोबेशन के लिए पहुंचते हैं, तो प्रोबेशन में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं आप कहीं सिर्फ ये मरून बेरे पहनने के स्टाइल के चक्कर में तो नहीं आए हैं। बड़े लोग ऐसे आते हैं, है ना, कि मैं स्टाइल मारूं। शुरुआत तो होती वहीं से ही है, ये तो मानना पड़ेगा। दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। यस सर, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। लेकिन द मेन थिंग इज कि आर्मी में कितनी डेडिकेशन है, कितनी उसमें चाह है एक्चुअली वहां पर स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने की। तो वो आपकी जो चाह देखने के लिए आपको हम फिर क्या करते हैं, आपका हम भूत बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्रोबेशन सर कहाँ होता है? ये कौन सी ये जगह यूनिट्स में होता है? नहीं, उनकी कोई ट्रेनिंग सेंटर है? नहीं, यूनिट्स में होता है। हर एक रिस्पेक्टिव यूनिट में आप जाते हैं, अपना प्रोबेशन करते हैं। तो आपकी यूनिट 21 पैरा। 21 पैरा, ये और भी यूनिट है, तो इसमें कैसे सिलेक्शन होता है कि 21 में जाना है, या इसका भी कोई ऑप्शन होता है? नहीं, देखिए, आप जब ऑप्ट करते हैं उस समय आप अपनी प्रेफर्ड यूनिट भी इंडिकेट करते हैं कि मैं 21 पैरा में जाऊंगा, मैं 9 पैरा में जाऊंगा, मैं 2 पैरा में जाऊंगा। क्योंकि देखिए, उस समय हम सब यंगस्टर्स हैं, है ना, वो 20-25 साल की एज है सबकी, तो सबको कुछ किसी ना किसी चीज़ से फैसिनेशन है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर यूनिट ज्वाइन करना था। मान लो किसी को मैंने कोई मेरे एकेडमी में इंस्ट्रक्टर थे जिनसे मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ, वो 9 पैरा के थे, तो मैं बनूंगा, मैं 9 पैरा जाऊंगा, ठीक है। कोई 2 पैरा का इंस्ट्रक्टर है जिससे कोई कैडेट बड़ा इंप्रेस्ड है, तो वो फिर 2 पैरा, या किसी के कोई जान पहचान का कोई ऐसे होता है। 21 पैरा का क्या स्पेशल था जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम 9 पैरा से या अदर? पहली बात, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूनिट्स। जितनी भी एसएफ यूनिट्स हैं, सबकी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सबकी टास्किंग सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। बट सर मैंने ऐसे सुना है कि कंटिन्यूटी नहीं है, जैसे 1 2 3 ऐसा, तो ये 9 है, 21 है, शायद बीच में कुछ गैप भी है, तो ऐसा क्यों सर? वो फौज का है सिस्टम। जैसे 21 पैरा पहले 21 मराठा थी, 21 मराठा से वो कन्वर्ट होके एसएफ बनी, तो वो 21 पैरा बन गई। ओके, बाकी जो यूनिट्स हैं वो सीरियली हैं टिल 13 पैरा। हाँ यस, लेकिन हाँ कुछ बीच में गैप है, इसलिए मैंने पूछा। 21 के बाद 22 नहीं है, 23 पैरा है। यस सर, है ना। तो ऐसे ये 23 पैरा पहले राजपूत थी, एंड देन वो कन्वर्ट हुई टू पैरा, सो दैट्स हाउ दे बिकेम 23 पैरा। तो सर प्रोगेशन है आपका, प्रोगेशन पीरियड आपने कंप्लीट किया, वो कैसा होता है सर? वो आप अपना पूरा सफर बताइए। प्रोबेशन का मैं आपको डे 1 से बताइए, कितने दिन की सर ट्रेनिंग होती है इसमें? कितने दिन 90 डेज के 90 डेज का प्रोबेशन होता है। प्रोबेशन के बारे में मैं आपको बता रहा था कि एक तो उसका बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको मीट करने हैं, ऑफ योर फिजिकल्स, ऑफ रिटन, एंड वो आपको मीट करने हैं। उसके अलावा देन आपको प्रेशर में डाला जाता है टू सी हाउ मच यू कैन टेक एंड टू सी कि आप में कितनी एक्चुअल चाह है एसएफ को ज्वाइन करने के लिए। तो क्या होता है सर, प्रेशर को कैसे डालते हैं? थोड़ा सा प्रेशर को डालने के आपको भूखा रख सकते हैं, अच्छा ठीक है, आपको सोने नहीं देंगे,
उस आपको भूखा रख के, आपको स्लीप डिप्राइव करके आपको टास्किंग दी जाएगी, ठीक है। आप फिर देखेंगे आपका दिमाग कितना चल रहा है, ऐसी कांस्टेंट स्थिति में रहते हुए आपका दिमाग कितना चल रहा है। बेसिक लिमिटेड आपको खाना दिया जाएगा। जैसे 100 किलोमीटर की रनिंग होती है सर, हाँ। तो सर वो क्या हमारे रूटीन में होता है या फिर वो वन टाइम होती है 100 किलोमीटर की रनिंग? नहीं, रूटीन 100 किलोमीटर में आप रूटीन में लगाएंगे, आदमी का अस्थि पंजर हाथ में आ जाएंगे वो वन टाइम होता है एंड ड्यूरिंग द प्रोबेशन। आपका क्या एक्सपीरियंस था सर उसमें? उसमें शायद कुछ वजन भी कैरी करना होता है, 20 kg आई थिंक, या कुछ ज़्यादा? हाँ, वो जो आपको एक वो दिया जाता है, वो पिट्ठू है, वो है आपका वेपन है, वो जो बेसिक आपकी वो कितना वेट होता होगा ओवरऑल? करीब 22 से 25 किलो का स्टैंडर्ड रहता है आपका आपको रहेगा। 100 किलोमीटर की रनिंग में। तो वो आपका क्या एक्सपीरियंस था आपका ड्यूरिंग प्रोबेशन वो आपका बॉडी का हिस्सा है, वो 22 किलो के करीब। ओके, वो हमेशा रहता ही वो आपके, तो रहेगा वो ही चिपका रहेगा। रहता है आपके शरीर से। तो सर 100 किलोमीटर सर, मतलब ये कहने में सर सिर्फ हमें लग रहा है कि 100 किलोमीटर, लेकिन वो बहुत मतलब टफ रहता होगा सर। उसको थोड़ा सा बताइए सर, इतना आसानी से आपने बता दिया कि हाँ ये ट्रेनिंग होती है। 100 किलोमीटर का ऐसी कोई रेस जैसी सड़क पे दौड़ रहे हो ऐसा नहीं है। इट इज थ्रू क्रॉस कंट्री, पहाड़ जंगल ऐसे होते हुए आपको पॉइंट्स दे दिए जाते हैं एंड आपने वो पॉइंट्स टच करने इन गिवन टाइम एंड ऐसे होता है। तो और वो रूट भी ऐसा बनाया जाता है कि आपको रास्ते में कोई खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं सो आदमी काफ़ी बुरी हालत होती है उसमें। हाँ सर, बुरी हालत होती है। मैं एक्सप्लेन करवाना चाहता हूँ क्योंकि सर आपने बहुत इजी वे में बोल दिया था कि हाँ 100 किलोमीटर होता है, कुछ टफ ट्रेनिंग्स होती हैं हमारी, लेकिन वो सर आपके लिए टफ हो गई ना, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं। वो बताइए सर आप, कि जैसे आपने बताया अभी कि हमें भूखा रखा जाता है, वो कितने दिन के लिए भूखे रहते हैं आप, और सुबह आपकी क्या रूटीन रहती है? जैसे आपने IMA को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हम सुबह ऐसे उठते हैं, वो कितना डिफरेंट है मतलब वो ऐसे? हाँ। आप जैसे ट्रेनिंग सेशन में गए, आप देखो एग्जैक्टली कितने दिन भूखा रखते हैं, क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो मैं नहीं बताऊंगा। ओके सर, है ना, क्योंकि दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। जब हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको पता ही है, अच्छा 15 दिन भूखा रखेंगे ये मेरे को, तो आदमी तैयार हो जाता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है। आपको पता ही नहीं है क्या होने वाला आपके साथ शाम में क्या होने वाला आपको नहीं पता, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, विच विल गिव यू अ वेरी गुड आइडिया। हमारी यूनिट में जैसे वेलकम जो होता है ना, जब आदमी प्रोबेशन के लिए आता है, तो कैसे उसको स्टेशन पे ऑफिसर आता है, उसको रिसीव करने के लिए एक छोटी पार्टी जाती है, बड़े अच्छे से रिसीव किया जाता है उसको, आइए साहब। उसके बाद रास्ते में उन साहब के लिए बड़ा अच्छा सा टेबल लगता है, उसमें वन ऑफ द बेस्ट मील्स, बड़ा अच्छा एक लंच डिनर डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे, उनको बड़े अच्छे से खाना खिलाया जाता है। नहीं साहब और खाइए, ठीक है। उसके बाद उनको बकरे को हलाल करने से फिर गाड़ी में बैठाया जाता है, ठीक है। फिर आगे जाके बोला जाता है, अच्छा साहब अब उतर जाइए, ये मैप है, ये यूनिट है, इतना टाइम है, और ये आपका पिट्ठू और ये आपका वेपन है, ये यूनिट अब पहुंच जाइए इतने टाइम में। मतलब वहीं से शुरू हो जाती है ट्रेनिंग। हाँ, और वो टाइम ऐसा होता है कि सुपरमैन भी नहीं कंप्लीट कर सकता उस टाइम में। पहले दिन ही आदमी जब आता है, यूनिट पहुंचता है, वो पहले ही टूट गया होता है, यार मैं तो ये तो पहला ही टास्क मेरे से नहीं हो पाया, ये वो। सो यू सी, वी सी हिज मेंटल स्ट्रेंथ, उसमें मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। उसको तो ये लग रहा है कि ये तो पहला टास्क था, सभी इस टाइम में कर लेते होंगे 2 घंटे में, मैं आया हूँ 5 घंटे में, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू पुट अ पर्सन अंडर प्रेशर एंड सी कि वो कैसे परफॉर्म करता है। बाकी और तरीके हैं। तो सर जैसे ही आप स्पेशल फोर्स का प्रोग्रेशन कंप्लीट करते हैं, आपको मैरून कैप मिलती है, तो सर उस दिन मतलब हमने जनरली देखा है रील्स में या सोशल मीडिया पर या बहुत सारी जगहों पर इंटरनेट के थ्रू कि आपको एक ग्लास मिलता है और आप उसमें कुछ ड्रिंक होती है, आई डोंट नो क्या होती है, वो पीते हैं और कुछ दांत से आप उसको कट करते हैं ग्लास को। क्या वो होती है अभी भी? हाँ? या उसका रीज़न क्या होता है कराने का? और आप उस हर चीज का रीजन देखो, हर चीज का रीजन नहीं होता, वो ट्रेडिशन है हमारा पैराट्रूपर्स का। हम वो वी ईट ग्लास, तो क्या लिटरली हम उसको हाँ खाते हो, उसको खाते हो आप? हाँ, वो
ऑफ कोर्स वो जैसे क्रिस्टल का ग्लास वैसे उतना मोटा वाला ग्लास नहीं होता है, जैसे बोरोसिल का ग्लास होता है वो वाला ग्लास है। हाँ, यू बाइट इट एंड च्यू इट एंड हैव इट। अब बोलोगे ये तो पागलपन है, पागलपन है, दैट्स व्हाई वी आर इन पैराशूट रेजिमेंट। तो सर जैसे आप प्रोबेशन कंप्लीट करते हैं और अपनी यूनिट में जाते हैं, तो सर तब तो आप फिर भी एक बार आप बैटल फील्ड थे और उसमें ट्रेनिंग में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत डिफरेंस होता होगा। आपको वहाँ पर वो ट्रेन करते हैं और फिर आप जब आप अपनी यूनिट में जाते हैं और ऑपरेशंस में जाते हैं, उनमें क्या सर डिफरेंस दिखाई देता होता है? आप क्या आप उसके लिए वैसे तो प्रिपेयर करके ही भेजते हैं आपको ट्रेनिंग में, लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है आपका खुद का, वो क्या होता है सर? उसमें कितना डिफरेंस होता है सर? जमीन आसमान का। आप कितनी भी ट्रेनिंग कर लो, जो एक्चुअल कॉम्बैट का जो एक्सपीरियंस है वो टोटली अलग होता है ना। एंड थैंकफुली क्या होता है हर एक यूनिट में जवान्स हैं, एनसीओज हैं, जेसीओज हैं एंड आप हैं, एंड सब में अलग अलग लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो जैसे आप एक एसएफ यूनिट, आपने एक यंग ऑफिसर, आपने प्रोबेशन क्लियर किया, आपने ज्वाइन किया एक एसएफ यूनिट को, तो ठीक है पेपर पे आप उनके लीडर हैं, लेकिन आपके पास बहुत है उनसे सीखने को, ठीक है ना। आप वो जो एक 5 या 6 लोगों की जो एक स्क्वाड में आप जा रहे हैं उनके साथ, वो आपको कदम कदम पर सिखाते रहेंगे, साहब यहाँ पर ऐसे होगा, साहब यहाँ पर ऐसे होगा, अब आपको ऐसे करना चाहिए साहब, ये क्योंकि वो आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। हाँ, उनका एक्सपीरियंस है और आप उन्हीं से सीख के उनका एक्सपीरियंस पूरा अब्जॉर्ब करके फिर आप आगे बढ़ते हो। दैट वो पूरी फौज में ये सिस्टम है। तो आपका सर पहला ऑपरेशन कहाँ था यूनिट में आने के बाद? पहला ऑपरेशन, मेरी लाइफ का पहला ऑपरेशन यही था जिसमें मेरे को गोली लगी, जेएनके पंजाब में। तो आपकी पहली पोस्टिंग जेएनके में हुई थी? नहीं, पहले तो पोस्टिंग पीस में पोस्टिंग थी, फिर यूनिट हमारी जेएनके मूव करी, फिर तो ये पहला ऑपरेशन था। तो सर आप नॉर्थ ईस्ट में भी रहे हैं पोस्टेड, तो सर ये जब आपने 4 साल का ड्यूरेशन कंप्लीट किया था आर्मी में, तब थे या फिर जेएनके उसमें नॉर्थ ईस्ट में, या फिर आप एसएफ में आने के बाद भी वहाँ पर पोस्टेड रहे हैं? नहीं, मैं एसएफ में, तब मेरी यूनिट 23 पंजाब जेएनके में थी जब मैंने ऑप्ट किया फॉर 21 पैरा, एंड फिर 21 पैरा के साथ मेरे नॉर्थ ईस्ट में एक्सपीरियंस रहे हैं, जेएनके में रहा है, कारगिल में रहा है। तो सर नॉर्थ ईस्ट का कोई ऑपरेशन आपने जो किया, और सर ये कितना डिफरेंट है? क्योंकि ऐसा बताते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्वायरमेंट है, हर चीज़ अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है नॉर्थ ईस्ट से। एवेंचुअली हिमालय वहाँ पर भी है और नॉर्थ ईस्ट में भी है, दोनों जगह हिमालय है, लेकिन वहाँ ठंड का, बर्फ़ का, ये सब का थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि अरुणाचल वगैरह में पड़ती है, लेकिन असम के बहुत सारे इलाकों में बर्फ़ वगैरह नहीं पड़ती है, मणिपुर में बहुत सारे इलाकों में नहीं पड़ती है, और आपको वहाँ ऑपरेट करना होता होगा ऑपरेशन। तो कितना अलग होता है ये दोनों जगह का? देखिए, टेरेन तो एकदम ही अलग है। टेरेन की जहाँ तक ज़मीन की बात करें तो वो जम्मू एंड कश्मीर में एकदम ही अलग है और नॉर्थ ईस्ट, और जो इनकी डायनामिक्स भी बड़ी, जो इंसर्जेंसी का जो डायनामिक्स है वो भी बहुत ही अलग है। नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी असम में अलग है, मणिपुर में अलग है, नागालैंड में अलग है। और बड़ी आपको डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, कौन सही है कौन गलत है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स उसकी कहानी है, इतनी कॉम्प्लेक्स उसमें कल्चर भी है, उसमें उनके ट्राइबल ट्रेडिशंस भी हैं, उसमें कुछ हमारी नेग्लेक्ट हिस्टोरिकल पुराने ज़माने से वो भी रहा है, तो बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं। सर आप कोई किस्सा शेयर करना चाहते हैं नॉर्थ ईस्ट का कोऑपरेशन का? मैं डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता, आप बताइए, आप जैसा जो बता सकते हैं। ऑपरेशन के बारे में आपको जैसे कैसे बताएं? जैसे सर मणिपुर में भी बहुत सारे ऑपरेशन किए हैं आपने, तो उनमें से कोई एक? ओके, मणिपुर में बताता हूँ। जब मैं मणिपुर में एक असम राइफल का सेक्टर कमांड कर रहा था, हुआ ये कि मैं भी वहाँ पहुँचा था, तो हमारी एक पार्टी पे एम्बुश किया मिलिटेंट्स ने। तो उस एम्बुश में जो हमारी पार्टी थी वो
असम राइफल्स की पार्टी थी, उन्होंने अच्छी तरह से ट्रेन थे, उन्होंने वापस मिलिटेंट्स पर जवाबी कार्रवाई की। तो हमारा तो एक जवान के गोली लगी, वो इंजर हुआ, और एक जवान उसमें हताहत हो गया। तो जो एक जवान वो असम राइफल के थे या असम राइफल के थे? मैं असम SF के राइफल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है ये। तो जो एम्बुश पार्टी थी मिलिटेंट्स की, वो वहाँ से भागी, ठीक है। और हमें पता था कि वहाँ जहाँ वो करीब 18 किलोमीटर अंदर आके हमारी बाउंड्री के अंदर आके, एंड उनके कैंप्स थे बर्मा में, म्यांमार में, तो वहाँ से वो आए थे। आईबी से 18 किलोमीटर अंदर आके उन्होंने ये एम्बुश किया। तो 18 किलोमीटर उनको वापस जाने में टाइम तो लगना था, है ना, वो फिजिकल वॉक करने में टाइम लगता है। सो इतने में हमने जगह जगह पर हमने वो स्टॉप्स लगा दिए। हेलीकॉप्टर से आगे जो आईबी था वहाँ पर हमने पार्टियाँ ड्रॉप करा दी। तो उसमें एसएफ की भी पार्टी थी ये वो। एंड अब हम लगे इन मिलिटेंट्स को ढूंढने। अब कोई मिले ना, ठीक है। एक था जिसको चोट लग गई थी, वो फिर आगे रास्ते में कहीं पर उसकी डेथ हो गई थी, तो वो पहला हमें मिलिटेंट मिला। दूसरा, हमें पता लग रहा था कि इंटरसेप्ट आ रहे थे कि वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियां लगी हुई हैं। वो जब आपको पता है कि ऐसे मिलिटेंट्स हैं यहाँ पर और वो बाहर भागने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, सो हम भी, पूरी जो फौज है वो भी चारों तरफ लग के बैठी रही, और वहीं अपने आसपास हर एक पार्टी अपने आसपास सर्च कर रही थी। लेकिन हो गए करीब 7-8 दिन हो गए, तो ऊपर से भी आना, और बारिश का मौसम ये वो, और फिर लोग तंग भी होने लग जाते हैं ना। आप कीचड़, बारिश, ये सब, ठंड, इसमें बैठे हो, नवंबर का महीना था, तो लोग परेशान भी होने कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये वो। सो फिर कि सर अब बंद कर दें, अब ऑपरेशन ख़त्म करें। ऊपर से भी आ रहा है, यार वो एक मिल गया ना, अभी छोड़ो इसको, अभी क्लोज करो, अभी काफ़ी दिन से बाहर हैं लोग, ये वो। ऐसे हाँ करते करते, लेकिन फिर भी हम ना सर्च करते रहे, हमारी पार्टियाँ, एंड अंत में हमारे को फिर 2 मिले, ठीक है। सो दैट्स हाउ, आप अगर डिटर्मिन्ड होके, एक दृढ़ होके अगर आप लगे रहेंगे, तो आपको रिजल्ट पक्का मिलते हैं। तो सर कैसी कैसी कठिनाइयाँ होती है, मतलब वो तो ठीक है, आप मिलिटेंट को ढूंढ रहे हैं और जो टेररिस्ट हैं उनका आप पीछा कर रहे हैं, वो तो है ही। एक नेचुरली कैसी आपको डिफ़िकल्टीज़ मिलती है कि आप वहाँ खाना नहीं है, पानी नहीं है, और जो नहीं देखिए, जंगल है, तो वही जंगल है, उसमें या तो डिपेंडिंग अपॉन द सीजन, ठीक है। पहली बात, जो आपकी पीठ पर आप कैरी कर सकते हो वही है आपके पास, है ना। तो आपको प्रोटेक्टिव क्लोथिंग भी कैरी करनी है, आपने एमिनिशन, जिसका सबसे ज़्यादा भार होता है, एमिनिशन और पानी, ये 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा भारी है, ठीक है। अगर आप 1 लीटर पर डे के हिसाब से भी पानी कैरी करते हैं, तो आप सोच सकते हैं आपका, और 7 दिन के लिए अगर आप जा रहे हैं, 7 किलो का तो आपका यही हो गया। सो आप ये, फिर आपकी यूनिफॉर्म गीली हो गई है बारिश में, लीचेस, जोंक जिसको बोलते हैं, लीचेस होती हैं, ठीक है, वो नीचे से आती हैं, ऊपर से पेड़ों से गिरती हैं, ठीक है। उससे जो पहली बार लीचेस का सामना करता है, वो जब अपना खून देखता है ना ऐसे बहते हुए ड्यू टू द लीच, तो वो साइक हो जाते हैं कोई लोग। आपके दोस्त हैं सर ब्रिगेडियर सोही, और उन्हें भी सुना है सर लंग्स में गोली लगी थी, और बहुत अच्छी दोस्ती है सर आपकी, और उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा है कि मेरी रगों में भनोत का खून दौड़ता है। तो ये सर क्या है सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, ये किस टाइप की दोस्ती है कि उनकी रगों में आपका खून दौड़ता है? ओके, सो जब मेरे को गोली लगी थी, तो उस समय मैं और सोही एक ही पोस्ट पे थे, हमारी यूनिट उसकी यूनिट से टेक ओवर कर रही थी, ठीक है। शाम में मेरे को गोली लगी, उसी दिन तो मैं शाम में अगले दिन सुबह मैं बाय रोड वापस हॉस्पिटल जा रहा था। पीछे से सोही का एक एनकाउंटर हुआ,
उसमें इसके चेस्ट के थ्रू गोली निकल गई, इसके लंग पंचर हो गया था। मैं जब हॉस्पिटल पहुंचा तो मैंने डॉक्टर को दिखाया कि मैं पहुंचा था, डॉक्टर के पास पहुंचा नहीं था तब तक सोही का हेलीकॉप्टर लैंड किया वहां पर। एंड समहाउ उस समय ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था उसको, तो बोला, एंड B+ सबसे कॉमन ब्लड ग्रुप है। तो ऐसे ही सोही केम इन एंड बोला ब्लड चाहिए, तो मैंने कहा हाँ मेरा B+ है तो ले लो, तो मेरा ब्लड दिया मैंने। और सर आप भी थे उसी हाँ, हॉस्पिटल? मैं तो यार चल के गया था, मैं तो ठीक था, ऐसा उतना नहीं था, मेरे को गोली लगी थी लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं था ज़्यादा वहाँ तो वो तो ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है। तो एनीवे तो उसको ब्लड दिया। उसके बाद मैं फिर नॉर्मल डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर वही था जिसने, तो उसने बोला हाँ भाई क्या हुआ, तो मैंने बोला सर वो ऐसे थोड़ी थोड़ी गोली लग गई थी। थोड़ी थोड़ी गोली लग गई थी? अच्छा कहाँ लगी? तो मैंने कहा पीठ में। तो दिखाओ, तो उन्होंने देखा। देन ही सेड अभी तो यू वर द वन हु गेव ब्लड। तो मैंने कहा हाँ। तो पहले तो एक चाटा पड़ा मेरे को ठीक है, वो लेफ्टिनेंट कर्नल अग्रवाल थे, वेरी गुड डॉक्टर। तो क्या समझ के रखा है तुमने अपने आप को, ये वो करते। एनीवे तो फिर मेरे को भी इमीडिएटली वो ओटी ले गए, और इतने में कि मैं 3 गिनता तक मैं भी खुद बेहोश था। जब होश आया तो दोनों के दोनों भाई आईसीयू में बगल बगल में लेटे हुए थे, एंड तो स्टिचेस लगे हुए थे दोनों को, है ना। अब स्टिच में क्या होता है, जब ज़्यादा स्टिचेस लगे होते हैं ना मेन इस टोर्सो में, अगर आप कुछ भी खांसेंगे तो आपको स्टिच दर्द होगा, हंसेंगे तो दर्द होगा। तो मैंने कुछ बोला ऐसी मजाक में, तो सोही हंसा, तो उसके स्टिच में दर्द हो रहा था। फिर वो उसने बदला लेना था, फिर उसने कुछ जोक सुनाया फिर मेरे स्टिचेस में दर्द होता था। सो देन द डॉक्टर्स रियलाइज कि इन दोनों को ना साथ नहीं रखना है। तो हमें पूरे उस वार्ड के दो सबसे दूर जो बेड्स थे उनमें फिर रखा गया कि ये दोनों आपस में बात ना कर सके। बट सर आपने कितनी आसानी से बोल दिया कि हाँ मुझे ऐसा ही, बस थोड़ी सी गोली लगी थी और ब्लड दे दिया। मतलब आप, मतलब यही दिखाता है कि आप कैसे अलग हैं, आप कमांडो हैं, यही सब चीज़ें दिखाती हैं। और सर आप पैराशूट रेजिमेंट में ज्वाइन किए थे आपने शायद, ठीक है, तो और उसमें फ्री फॉल आप थे, तो उसमें हालो और हाहो ये कुछ टर्म्स होते हैं, टेक्निकल टर्म्स, ये क्या होते हैं सर? ये क्या होता है, इसको देखिए एक्सप्लेन। कॉम्बैट फ्री फॉल, आपने स्काई डाइविंग सुना? हाँ, स्काई डाइविंग। तो स्काई डाइविंग को फौज में क्या है, हर एक चीज़ को ना एक कॉम्प्लिकेटेड नाम दिया हुआ है। तो स्काई डाइविंग को फौज में क्या कॉम्बैट फ्री फॉल बोलते हैं हम, ठीक है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नॉर्मल स्काई डाइविंग में आप पैराशूट पहनते हो और जंप करते हो, और जब कॉम्बैट फ्री फॉल में आते हो तो उसमें आपके करीब 45 किलो का एक पिट्ठू होता है, आपका हथियार होता है, फिर ऑक्सीजन वगैरह की बॉटल्स होती हैं। कुछ उसमें डिस्टेंस भी तो होता है कि हाँ, तो ये क्यों करते हैं, हाँ, है ना। तो कॉम्बैट फ्री फॉल का मेन मकसद होता है इन्फिल्ट्रेशन। कैसे? हाई एल्टीट्यूड हाई ओपनिंग जिसको बोलते हैं, उसमें जब आपको सही जगह पे ड्रॉप किया है, अगर से एट 30,000 फीट एंड आपको विंड फेवरेबल है, अगर नील विंड में हमारा जो पैराशूट है वो 1 फीट नीचे गिरता है तो 5 फीट आगे जाता है, ओके, ऑन एन एवरेज। हाँ, तो आप जीरो विंड्स में अगर आपने 30,000 फीट पे ड्रॉप किया है तो आगे कितना जाएगा? तो उसमें 5 इंटू 5 कर देंगे, है ना। तो इंटू 5 आप कर दिए तो दैट डिस्टेंस सेटल कर। लेकिन आपको फेवरेबल पीछे से अगर विंड्स मिल रही हैं तो वो तो हो प्लस द विंड्स, सो यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट। जब आपके पास मेट का डेटा अगर एक्यूरेट है तो आप एक्चुअली कैलकुलेट करके ड्रॉप कर सकते हो। बॉर्डर के आईबी के इस पार आप ड्रॉप कर सकते हो और लैंड आप दुश्मन की टेरिटरी के अंदर इन्फिल्ट्रेट करके जा सकते हो। ओके, दैट इज हेहो। जिससे आपके हेलीकॉप्टर वगैरह आप अपनी बॉर्डर में आप उससे आप लैंड करा रहे हो, लेकिन जो कमांडो है वो जा सकता है बॉर्डर क्रॉस करके। अभी लास्ट ईयर वो जो नेवल मार्कोस ने ये टेक्निक यूज करके वो जो पायरेट्स के अगेंस्ट जो एक्शन लिया था, सर मुझे उसकी जानकारी नहीं तो है। एक एक्शन हुआ था
इंडियन नेवी के जो मार्कोस हैं उन्होंने ये टेक्निक यूज़ करते हुए जो पायरेट्स उन्होंने एक शिप कैप्चर किया होता उसको छुड़वाया था। व्यूअर्स अब इसको सर्च करेंगे सर, आप हाँ जो जी, बता रहे हैं। absolutely। तो सर जब आप कर्नल बने तो और कर्नल के बाद आपका प्रमोशन हुआ, फिर आई थिंक ब्रिगेडियर में ही होता है इसके बाद, और तो फिर सर रिटायरमेंट कब हुआ था सर आपका? मैंने प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले लिया था इन जनवरी 2023। 23 में। तो सर आपने जैसे कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया और जैसे आज आप अपनी यूनिट के साथ थे, खाना खा रहे थे, जो डेली रूटीन रहता है आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, और रिटायरमेंट लिया, नेक्स्ट डे आप अपनी फैमिली के साथ थे, या बिल्कुल एक डिफरेंट था? तो सर क्या फ़र्क लगा, और मतलब फिर क्या लगता है आपको, क्या फीलिंग रहती है कि तब आपको कभी लगा कि जैसे प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया कि यार लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, गलत किया मैंने, या फिर सही था आपके लिए? क्योंकि सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आज आप अपनी यूनिट के साथ बैठ करके खाना, लंच, डिनर सब कर रहे हो, अपनी बेसिक ड्रिल कर रहे हो, और नेक्स्ट डे आप अपने घर में हो और आप उस चीज़ को मिस कर रहे हो, तो वो सारी फीलिंग जानना चाहता हूँ। फौज अब हमारे खून में है ना। तो वेरी फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे को कोई फर्क ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं फौज से अलग हो गया हूं। ठीक है, मेरी रूटीन बदल गई है, लेकिन वो जो अटैचमेंट है, जो जैसे पहले मेरा अपने यूनिट के साथ जो अटैचमेंट था, आज की डेट में वही है, सेम है। आज भी मैं यूनिट जाता हूँ, आज भी। तो एक तो वो अटैचमेंट होती है। डेली रूटीन ऑफ कोर्स चेंजेस डिपेंडिंग ऑन आप रिटायरमेंट के बाद क्या कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। सो वो डेली रूटीन चेंज हो जाती है। सो उसमें फ़र्क है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि आजकल मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। सर बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो अभी भी रह गए हैं और जो मैं आपसे जानना चाहता था। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि मैंने सुना है सर आप आयरन मैन दौड़ने जा रहे हैं। हाँ, यस। तो सर ये क्या होता है सर आयरन मैन? सबसे पहले तो आप हमें, हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि ये होता क्या है आयरन मैन। ओके, ये आयरन मैन एक कंपटीशन है, एक इंटरनेशनल कंपटीशन है, और इंडिया में होता है हाफ आयरन मैन, मतलब कि ये हाफ द डिस्टेंसेस होते हैं। इट इन्वॉल्व्स साइकिलिंग 90 किलोमीटर्स, रनिंग 21.5 किलोमीटर्स एंड स्विमिंग 1.9 किलोमीटर्स। 1.9 किलोमीटर? हाँ जी। या सर कुछ हाफ एन आवर्स की होता है, या फिर ये कैलकुलेट होता है कि इतना ही किलोमीटर आपको स्विमिंग करनी है? नहीं, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको वो स्टार्ट होता है स्विमिंग से, आप स्विमिंग करते हैं। और ये स्विमिंग समुद्र में होती है? समुद्र में होती है, ये नॉर्मल कोई नहीं स्विमिंग पूल में नहीं होती। ये गोवा में है ये कंपटीशन। अच्छा। एंड ये समुद्र में होती है स्विमिंग। एंड आप पहले स्विमिंग करते हैं, फिर वहीं पर आपकी साइकिल लगी होती है, आप वो साइकिल में आप चेंज करते हैं और साइकिल करके वापस आते हैं, साइकिल स्टैंड पे लगाते हैं, उसके बाद आपका रन स्टार्ट होता है। एंड आपके पास वो चिप वाला बैंड होता है जिससे आपकी पूरी टाइमिंग ली जाती है, एंड ये कंपटीशन। तो सर कैसे आया ये, मतलब ये अब आपने तो इतना इजी वे में बता दिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है। मैं सुन के ही सोच रहा हूँ कि एक तो समुद्र में इतनी स्विमिंग करनी है, फिर उसके बाद आप 90 किलोमीटर की साइकिलिंग करेंगे, फिर उसके बाद आप उसके बाद रनिंग भी करेंगे। तो सर ये तो जैसे नहीं, एक्चुअली ये आपके दिमाग में है। आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मैंने 2000 लाइक फॉर यू, आपने बोला मैं 2026 में आयरन मैन में पार्ट लूँगा, ठीक है। सो आपने वो कर दिया, एंड देन तो आप फिर उसकी तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। आप लोगों से मिलेंगे जिन्होंने पहले किया हुआ है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमारी यूनिट के जो हम रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हम सब मिलके वी आर प्लानिंग टू स्विम द इंग्लिश चैनल ऑल्सो नेक्स्ट ईयर। इंग्लिश चैनल? यस, ग्रेट। सो दैट इज व्हाट यही चीज़ें सर दिखाती है कि कमांडो कैसे अलग होता है। जैसे आपने बोला कि ये करना है, ये माइंड में सिर्फ सेट करना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका ये सब चीज़ें बताने के लिए। और भी 2-4 क्वेश्चंस है सर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस है, इसका रैपिड फायर की तरह हम इसका आंसर ले लेते हैं। सर आपका फेवरेट वेपन कौन सा है? क्योंकि वेपन्स की बात मैं करना चाहता था, लेकिन टाइम की थोड़ी। ओके, एक चेकोस्लोवाकियन वेपन था VZ-58। VZ-58, हाँ, वो कुछ AK-47 जैसा होता है, लेकिन उससे काफ़ी छोटा और हल्का होता है। और सर आपको अब तक की जितने आपने प्रोग्रेशन किया, NDA, IMA, जो भी आपके ऑपरेशंस थे या ड्रिल थी, उन सब में सबसे टफ एक्सरसाइज या फिर जो ट्रेनिंग एक्सरसाइज है सबसे टफ, वो आपको कौन सी लगती है?
आपको पर्सनल, मैं आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहता हूँ, आपको लगा कि मुझे ये इन सब में सबसे टफ ये लगी, या मुझे ये करने में मज़ा आया और ये मैं बार बार करना चाहूँगा? नहीं देखो, जो हमारी जो स्पीड मार्चेस होती हैं, जो 40 किलोमीटर्स वाला जो स्पीड मार्च है, वो काफ़ी वो काफ़ी टफ है। वो आपको पसंद है? पसंद क्या है काफ़ी टफ है वो। काफ़ी टफ है वो। हाँ, ओके सर। और एक सर कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको आर्मी ने सिखाई हो और आप भी चाहते हो कि ये मैंने सीखी है और हर कोई आदमी सीखे, आपके जो भी आपके बेटा बेटी जो भी आपके बच्चे होंगे, या आप सबको सिखाना चाहते हैं कि ये भाई आर्मी से ज़रूर सीखनी चाहिए, एक ऐसी चीज़? आर्मी में हमें एक बड़ा एक ऑनेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका लाइफ जीने का सिखाया है। बहुत कम यहाँ पर पॉलिटिक्स और ये देखने को मिली मेरे को। बड़ा अच्छा माहौल, और एक रूटीन, एक जो डेली रूटीन वाली जो आदत है, सुबह आप उठ के कुछ फिजिकल करते हो, फिर डिसिप्लिन एंड रूटीन, दिस इज द मेन थिंग विच आर्मी टीचर्स, विच जो भी हमारी तरफ देखता है वो फौज में यही सबसे पहले नोटिस करता है। सर एक ऐसा कोई सबसे यादगार कमांडो जो आप कभी नहीं भूलेंगे, या तो आज भी है या फिर आज हमारे साथ नहीं है, कोई शहीद हो गया जो आपको याद हो? ऐसे बहुत हैं, और मैं एक का नाम लूं और दूसरे का नाम ना लूं वो फिर। बट सर वो जब आपके सामने कोई है कमांडो वो सब शहीद मेरे होते साथी हैं। थे। बिल्कुल सर। वो सब मेरे साथी थे, एंड उनके बीच में मैं वो नहीं कर सकता हूँ कि ये सबसे लेकिन हैं मेरे बड़े करीब के लोग हैं जो कि अब नहीं है हमारे साथ। सर इमोशनली आदमी अटैच हो ही जाता है जब आप अपनी कमांड के यूनिट में रहते हैं कमांडो से, और जब कोई शहीद होता है तो उसके लिए सर जितनी जो आम जनता है, इंडियन सिटीज़न है, जो भी हैं, वो तो सब अपनी सहानुभूति रखते ही हैं, लेकिन जो असली फीलिंग आती है जो उनके यूनिट के बंदे हो, आप कमांडर हैं वो, या फिर उनके जो बड़ी रहते हैं, साथी रहते हैं सर, वो तो सर हम नहीं उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन सर आप क्या कहना चाहेंगे, अब जो भी ऐसे लोग होते हैं, शहीद होते हैं, तो उनकी फैमिलीज़ वगैरह बहुत सफ़र करती हैं, उनके लिए सर आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये जो फीलिंग ऑफ लॉस जो फैमिली को है वो तो है। जब मैं एज अ ब्रदर कमांडो मैं अगर बोलूँ, जैसे किसी को अपने सगे भाई या सगे किसी के लॉस का जो एहसास होता है, एकदम वैसा ही एहसास है। एंड हर मोमेंट पर उनका नाम आता ही रहता है जब आप यूनिट में होते हो ना, कि वो फलाना ऐसे करता था या फलाना ऐसे बोलता था, क्योंकि मानो ना मानो हर एक आदमी में कुछ ना कुछ एक यूनिक टैलेंट था, एक आदत थी कुछ, तो वो याद आती है। सर बॉडी बहुत अच्छी बना रखी है। जिम का शौक सर कब से शुरू हुआ है आपको? मतलब अभी आपकी एज क्या होगी सर? आई एम गोइंग टू बी 55। 55? You looking like 35 to 40 अराउंड, लाइक चढ़ाओ चने नहीं की झाड़ सर, पे। सही में सर, ये सर व्यूअर्स देख रहे हैं आपको, और सही में सर, और सर काफ़ी अच्छे आपके बाइसेप्स हैं। चलिए सर पंजा लड़ाया जाए क्या? एक थोड़ा बहुत शौक तो मैं भी रखता हूँ जिम का, अगर आप चाहें तो सर। आ जाओ। चल भाई मैं ट्राई करता हूँ। आज एक कमांडो के साथ पंजा लड़ाया, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ी बात होगी, प्राउड मोमेंट होगा मेरे लिए भी। आइए सर। ओके सर शुरू करें? चलो सर। और तुम लगा नहीं रहे हो ताकत। अरे सर कमांडो तो कमांडो ही रहेगा, ये दिख रहा है। मैं सीरियसली बहुत ज्यादा तू खेल रहा है भाई। नहीं सीरियसली सर मैं नहीं लड़ सकता सर ये। He's playing. नो सर, मैंने बहुत जोर लगाया, और सच में मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जितनी मेरे से ताकत थी, कमांडो ही होता है। वो कभी भी, चाहे वो रिटायरमेंट ले ले चाहे कुछ भी ले ले, वो मरते तब तक कमांडो ही रहेगा। और एक छोटा सा एग्जांपल था ये, लिटरली मैं ब्रीथ कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा और सांसें फूल रही है मेरी। और आई थिंक आप ताकत नहीं लगा रहे थे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आप हमारे पॉडकास्ट में आए,
और अपना कीमती समय दिया। और सर आई होप आप आयरन मैन दौड़ने जा रहे हैं और इस साल के आप इंडिया से आप ही रिप्रेजेंट करेंगे और आप ही विनर रहेंगे, तो उसके लिए सर बेस्ट ऑफ लक। और सर Thank बहुत you. बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद।